नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पर, चाहे वो निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर बात हो आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की, सभी शो में हम शामिल करते हैं और आपके तमाम क्वेश्चंस पर हमारे एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं शो में तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं 7045220000। साथ ही फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा भी रहा है। शो के दौरान हम कुछ लाइव क्वेरीज सोशल मीडिया से पिक भी करते हैं और आप ये शो देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। आज मार्केट में हुआ क्या, उस पर एक फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में हमने गिरावट हावी होते हुए देखी। एक मार्केट फिसला, सेंसेक्स 200 अंक नीचे बंद हुआ फाइनली और निफ्टी 18,600 के नीचे पहुंच गया। आज निफ्टी 82 पॉइंट गिरकर 18,561। हालांकि कोशिश की निफ्टी ने दिन के दौरान 18,600 को रीगेन करने की, लेकिन टिक नहीं पाया और फाइनली 18,600 के नीचे क्लोजिंग हुई। निफ्टी बैंक ऑल्दो लोअर लेवल से रिकवरी दिखाकर 40 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। 43,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्तर है, उसके ऊपर निफ्टी बैंक बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी दबाव था। रियल्टी, एनर्जी, मेटल स्टॉक्स में बिकवाली थी। आईटी, फार्मा में गिरावट थी। सबसे ज्यादा खरीदारी अगर कहीं थी तो वो थी एफएमसीजी पॉकेट, जहां पर हमने कुछ तेजी के ट्रेड्स बनते हुए देखे। एफआईएस ने बिकवाली की है 1241 करोड़ की और डीएस ने खरीदारी की है 388 करोड़ की। अब इस सेटअप के साथ कल बाजार कैसा रहेगा ये जान लेते हैं रवि से। तो रवि, आज की क्लोजिंग, एफआईएस, डीआईएस के फिगर्स प्लस अब तक के जो क्यूज है उसको देखते हुए कल के लिए मार्केट पर क्या आउटलुक है? चलिए, रवि तक शायद ऑडियो नहीं जा रही है, उनके कुछ तकनीकी खामी है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन आज के सेशन में बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट्स थी जहां थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे थे। एफएमसीजी में इनफैक्ट खरीदारी थी। मैरिको जैसे स्टॉक्स, इमामी जैसे शेयर्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज में हमने हरे निशान में क्लोजिंग आते हुए देखी। साथ ही आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कुछ सिलेक्टिव बाइंग हमने फर्टिलाइजर्स में भी देखी। फर्टिलाइजर स्पेस में आरसीएफ, एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी। आरसीएफ ने इनफैक्ट काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट्स थी जहां पर मोमेंटम था। आरसीएफ 135, 136 के आसपास क्लोज हुआ है, ऑल्दो दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आकर। सिमिलरली एनएफएल 60 रुपए 85 पैसे पर क्लोजिंग आज के सेशन में हुई है। तो ये वो स्टॉक जहां पर मोमेंटम था आज। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंक स्टॉक्स, इनफैक्ट एक बार देखते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की क्लोजिंग कहां हुई है, क्योंकि यहां पर तेजी थी। और क्या मार्केट के साथ साथ ये इंडेक्स भी दिन के निचले स्तरों पर या फिर ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बंद हुआ है? बिल्कुल। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अपनी सारी बढ़त गवाकर क्लोज हुआ है, सिर्फ 10 अंक की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। ऑल्दो अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको, यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी आज के सेशन में हमने आते हुए देखी। लेकिन ये सभी शेयर्स अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास या फिर थोड़ा सा नीचे आकर बंद है। यूनियन बैंक में इनफैक्ट प्रॉफिट टेकिंग हावी हुई है और ये 1.5% नीचे बंद हुआ है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जेएनके बैंक, ये वो सेलेक्ट बैंक थे जहां पर तेजी हमने आज के सत्र में होते हुए देखी। बैंक ऑफ इंडिया 92 के आसपास बंद हुआ। सेंट्रल बैंक में अगर आप देखेंगे 7% की तेजी रही। तो ये वो शेयर्स पीएसयू बैंकिंग बास्केट से जहां पर खरीदारी आज के सेशन में अच्छी खासी देखने को मिली है। अब कल मार्केट की ओपनिंग पर तो नजरें रहेंगी ही, साथ ही साथ ट्रेड्स पर भी फोकस रहेगा। लेकिन ये हैं आंकड़े फिलहाल के आपकी स्क्रीन पर, मार्केट का पूरा हाल। कुछ और पॉकेट्स दिखाएं अगर आज के सेशन में, तो एफएमसीजी में इमामी के अलावा अगर आप देखेंगे तो मैरिको, यहाँ पर अच्छी तेजी थी। गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी देखने को मिल रही थी। एक बार गोदरेज इंडस्ट्रीज और मैरिको के स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर हमने तेजी देखी। मैरिको देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब रहा है। गोदरेज कंज्यूमर आप देखिए 1.5% की बढ़त के साथ 898 के लेवल्स पर बंद हुआ आज के सेशन में। तो एफएमसीजी जहां खुला वहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही गया और फाइनली स्ट्रेंथ के साथ ही क्लोजिंग देने की कोशिश गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ से हुई है। ऑटो स्टॉक्स में थोड़े दबाव था। जो रियल्टी में इनफैक्ट आज प्रेशर देखने को मिल रहा था। रियल्टी में इनफैक्ट एक स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का। एक बार वो शेयर देख लेते हैं, क्योंकि रियल्टी इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। और आज भी देखिए इसने निफ्टी मेटल रियल्टी इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ है, लेकिन इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। 90 के ऊपर क्लोज हुआ है और काफी समय के बाद मेरे ख्याल से इन लेवल्स के ऊपर ही आया होगा। 2.5% की मजबूती के साथ 91.20 पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है आज के सेशन में। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक स्टॉक जहां पर अच्छा मोमेंटम रहा है। रवि कनेक्ट करेंगे तो उनसे स्टॉक पे एक राय भी ले लेंगे इनफैक्ट क्वेरीज के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर एक्शन रहा है तेजी का। सिमिलरली ऑटो में आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। ऑटो में अब ज्यादातर स्टॉक्स गिरावट के साथ ही बंद हुए। निफ्टी ऑटो इंडेक्स तो
दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ ही है। तो ये देखिए 12,870 के लेवल्स निफ्टी ऑटो इंडेक्स के, और डीलों पर हुई है। क्लोजिंग स्टॉक्स देखेंगे तमाम डीलों पर बंद हुए हैं, प्रॉफिट टेकिंग आई है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी 8600 के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में। ये कैश के प्राइसेस हैं आपकी स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स में 1.5% की गिरावट थी। अशोक लीलैंड, हीरो मोटोकॉप, ये सभी शेयर्स डेलो पर बंद हुए। हीरो मोटोकॉप 1.5% नीचे 2760 पर बंद हुआ आज के सेशन में। बजाज ऑटो देखिए दिन के निचले स्तरों पर 1.5% नीचे 3634 पर क्लोजिंग हुई। अशोक लीलैंड भी 0.5% नीचे 145 पर बंद हुआ। तो ऑटोज में थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में दिखाई दे रहा था। तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर दबाव आज के सेशन में था। मिड कैप्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी खरीदारी थी। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, रवि से कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ब्रेक में रवि से कनेक्ट करके वापस हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। सवाल फटाफट से ले लेते हैं और पहले कॉलर प्रभाकर मुंबई से हैं। प्रभाकर नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैंने जेके पेपर 2000 शेयर लिया है 425 के भाव से, और दूसरा एक्शन कंस्ट्रक्शन लिया है 500 शेयर 4343 के भाव से। एक दो महीने का व्यू है। ओके, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन 343 की बाइंग, जेके पेपर 425 की। रवि बताइए क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पे नियर टर्म व्यू के साथ इन्होंने खरीदे हैं दोनों शेयर्स? देखिए अभी जेके पेपर में तो एक बार को 395 रुपए के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। अप साइड में वापस से जब मोमेंटम होगा तो अप साइड एक बार 435 रुपए तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जेके पेपर कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन जो दूसरा स्टॉक है उससे एक बार को यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि उसके चार्ट्स यहाँ पर काफी हद तक खराब दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी डाउन साइड में जाती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको इससे निकलना चाहिए। ओके, और एक्शन कंस्ट्रक्शन पर क्या व्यू होगा? रवि आपको ऑडियो मिल रही है? जी जी बिल्कुल दीपाली जी, मिल रही है। ओके, तो आपने जेके पेपर एक्शन कंस्ट्रक्शंस पर राय दी है, राइट? राइट बिल्कुल। ओके, चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। केएन भट्ट हमारे साथ हैं मुंबई से। भट्ट साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्ते। मैडम मैंने IRFC के 1500 शेयर 28 रुपए 25 पैसे में खरीदे हैं। 1 साल रुक सकता हूँ मैं? ओके, एडवाइस। तो 28 रुपए 25 पैसे की बाइंग है। ठीक है रवि, फिलहाल 5 रुपए का फायदा इनको हो रहा है IRFC में। लेना है मुनाफा या रखे, साल भर रुक सकते हैं? देखिए मुझे लगता है दिवाली जी अभी IRFC को थोड़ा सा और कंटिन्यू रख सकते हैं, और साल भर नहीं लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। और 38 रुपए का एक लक्ष्य यहाँ पर इनको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो 38 रुपीज के आसपास आता है तो वहां पर जरूर मुनाफा वसूली कर ले। लोअर साइड पे एक 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, जिससे कि आप प्रॉफिट में भी बने रहेंगे और आगे जो मुनाफा बढ़ेगा उसका भी फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। ओके, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए IRFC पर। बजट तक तो एटलीस्ट होल्ड कीजिए और आप वहां पर रिव्यू कीजिए अपनी पोजीशन को। 38 के टारगेट्स अपने ध्यान में रखिएगा। और सवाल ले लेते हैं, और कौसर है हमारे साथ श्रीनगर से। कौसर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी मैम, मेरे पास ये था, टाटा केमिकल के 304 शेयर है, 1145 पे लिए है, और दूसरा है KEI इंडस्ट्रीज 1605 पे लिया है, 300 शेयर ही। और ये इन्वेस्टमेंट है आपकी? हाँ जी मैम। ओके, टाटा केमिकल्स 1145 की बाइंग, KEI इंडस्ट्रीज 1605 की। दोनों स्टॉक्स रवि इनके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्या सजेशन? देखिए दीपाली जी, मुझे लगता है कि अभी सबसे पहले टाटा केमिकल की बात करें तो थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर में प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। और इस लेवल से भी अगर देखते हैं तो एक बार 1000 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर, या कि 950 रुपए तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो अगर इनका रिस्क इतना है कि 950 के आसपास आता है तो वहां पे अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकते हो, थोड़ा और बाइंग कर सकते हो, तो होल्ड करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए।
वापस मोमेंटम अगर आता भी है तो भी 1150 के ऊपर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो यहां से एक बार को इनको एग्जिट करना चाहिए। दोबारा एंट्री के लिए 840 और 820 के पास इसको देखना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए आपकी होल्डिंग्स पर। रणप्रीत सिंह है धुले से हमारे साथ फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मैडम मेरे पास पेटीएम के शेयर्स है, 300 शेयर्स है पेटीएम के। एवरेज रेट है मेरा 916। कुछ टाइम पहले मैंने सजेशन ली थी 710 के आसपास। उन्होंने बोला था बेच देना, पर वहां तक गया ही नहीं। और अभी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है? मुझे एवरेज भी आपको बताया गया होगा 710 पे। ओके, तो एवरेज करना चाहिए क्या रवि? पेटीएम बताइए, 900 की बाइंग है, 400 रुपए का नुकसान दे चुका है, या 300 शेयर्स है, क्वांटिटी भी देखेंगे बस ह्यूज है, उसके बावजूद भी ये इस स्तर पे एवरेजिंग करने का सोच रहे हैं, क्या सही डिसीजन है या कोई और सजेशन? नहीं, देखिए, मैं एवरेज करने की तो राय बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन इनको ये सजेशन जरूर होगा कि वापस आकर आप बाउंस बैक देख रहे हो तो 580 और 570 के लेवल आते हैं तो एक बार को पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। और जो आप एवरेज करने की सोच रहे हैं, अगर उनकी बाइंग करनी है तो मुझे लगता है आपके लिए दो चॉइसेस यहां पर मैं देता हूं। एक है, पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, आप उसमें पोजीशन पे बाय करके चल सकते हैं। उसके टारगेट देखते हैं तो 230 और 240 रुपए तक अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरा बैंक है फेडरल बैंक, आप उसकी तरफ मूव कर जाएं तो ज्यादा आपको मुनाफा मिल सकता है। फिलहाल पेटीएम से अभी एग्जिट करना चाहिए। ओके, एग्जिट करने की सलाह है, एवरेजिंग की तो सलाह नहीं है आपके लिए, क्योंकि जिस तेजी से स्टॉक गिरा है, सेंटीमेंट्स अभी भी बिगड़े हुए हैं, एवरेज करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अतुल गर्ग हैं दिल्ली से। अतुल जी नमस्कार, बताइए सवाल। अतुल जी सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्ते। 2000 शेयर लिए हैं 24 रुपए के भाव में। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। क्या करना है रवि इनको? 4 रुपए का फायदा दे रहा है, ले ले मुनाफा या होल्ड रखें? देखिए अतुल जी, अगर मुनाफा वसूल करने की थोड़ी जल्दबाजी नहीं करे तो आपको ये 30 और 32 रुपए के लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा पोजीशन को और होल्ड कर ले तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। और अप साइड में एक बार जब 32 रुपए के आसपास आता है तो जरूर मुनाफा वसूली कर लीजिएगा, आपका मुनाफा यहां से डबल हो जाएगा। अगर लोअर लेवल पे आप देखते भी हैं तो जब तक 27 के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक ये स्टॉक अभी चल सकता है। और मुझे लगता है कि 32 का टारगेट आपको जल्द अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए। ओके, अमित है हम जयपुर से। अमित नमस्कार, बताइए सवाल। मैम IRCTC है मेरे पास। हेलो, IRCTC 735। किस भाव पर लिया आपने IRCTC? ओके, 735। ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट है आपकी? ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से लिया है मैंने। ओके, तो क्या सजेशन आया IRCTC पर? 736 की बाइंग रवि, 717 पर कर रहा है ट्रेड। देखिए इस समय दीपाली जी मुझे लगता है कि अमित जी आपको यहां पर फॉलो ये करना चाहिए कि 680 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। और अप साइड में 750 और दूसरा टारगेट 770 रुपए, ये दो लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि इसके नीचे अगर गया तो ये सेंटीमेंट काफी खराब कर देगा। तो अभी आपकी बाइंग प्राइस से नीचे जरूर है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क यहां पर और आप ले लीजिए और अप साइड के मोमेंटम का वेट करिए। लेकिन अगर 750 और 760 के बीच के लेवल आते हैं तो मुनाफा वसूल करना मत भूलिएगा। और लंबे समय के लिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन शॉर्टर पीरियड में थोड़ा सा मोमेंटम यहां पर गेन कर सकता है। ओके, चलिए ठीक है, होल्ड करने की सलाह है 680 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। धीरज ललवाली हैं जयपुर से। धीरज जी नमस्कार, बताइए सवाल। Hi, good evening, ma'am. Ma'am, I have two shares. Granules India, 1,365 units, bought at 345 rupees. ओके, And second one is Coforge, 203 units, bought at 4,880. So it's a long-term investment. Just a suggestion I need for holding or to exit.
ओके, तो बताइए क्या सजेशन इनकी होल्डिंग्स पर। ग्रैन्यूल्स 345 की बाइंग है, 334 पर ट्रेड कर रहा है, तो भाव से 10 रुपए नीचे है, क्या करें अभी? देखिए दीपाली जी, मुझे लगता है कि ग्रैन्युल्स इंडिया का वैसे चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक अभी जरूर लग रहा है, लेकिन लॉन्गर पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम देखते हैं तो थोड़ा सा यहां से रैली का पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो 10 रुपए नीचे है, लेकिन मैं कहूंगा आप 325 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और वापस पोजीशन को कंटिन्यू रखिए जब तक कि 375 और 80 के लेवल्स नहीं आते हैं। और चूंकि आप लॉन्ग टर्म निवेश की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म पे रखते हैं तो आपको आने वाले 6 से 8 महीने में 410 तक के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। तो पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर ध्यान रखिए। अगर 325 के नीचे एक आध दो दिन तक मार्केट सस्टेन कर जाती है, क्लोज हो जाता है, तो अपनी पोजीशन को स्विच ओवर करिए, नहीं तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और धीरज जी, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया था आपने? Forge, the IT firm, 203 units, bought at 4,880 rupees. कौन सा? काफी डिफरेंस है। मैं एक्चुअली मैं नाम रजिस्टर नहीं कर पाई, आप प्लीज। अच्छा, कोफोर्ज, बाइंग प्राइस क्या है कोफोर्ज में? 203 units, मैम। नहीं, मैं समझ गई कोफोर्ज। बाइंग प्राइस, ओके, बाइंग प्राइस Buying price क्या है? 4,880, 4880। 4,880। जी ओके, मैम। ठीक है, तो 800 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है कोफोर्ज में, इन्हें क्या करना है रवि? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वीक ऑन वीक बेसिस पे डाउन है, तो मैं सजेस्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि इसको आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आप इसी इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं तो आप दूसरे स्टॉक्स की तरफ फोकस कर लीजिए। मुझे लगता है दिग्गज की तरफ जाइए आईटी सेक्टर से। आप यहाँ पे एचसीएल को अगर आप फोकस कर ले या फिर इन्फोसिस को फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। इस स्टॉक में थोड़ा दमखम अभी खराब दिख रहा है, थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे और दिख रहा है। मुझे लगता है 3800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो बेटर होगा आप अपनी पोजीशन को स्विच करके एचसीएल या इन्फोसिस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, वो शायद ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपकी होल्डिंग्स पर। और सवाल ले लेते हैं, और अब हमारे साथ नील कुमार मौजूद हैं राजकोट से। बताइए सर, क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? हाँ मैडम, मेरे पास सेंचुरी प्लाईबोर्ड है, 684 रुपया में लिया है, 684। ओके, 684 में सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स है, और इसके अलावा एक और स्टॉक है आपके पास? अस्ट्रा माइक्रोवेव, ये 348 में लिया है। और यहाँ अस्ट्रा माइक्रोवेव और ये दोनों 348। इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके? हाँ, मैं रुक सकता हूँ 3-4 साल, अगर प्रॉफिट मिलने की संभावना है तो। ओके, लॉन्ग टर्म का विजन सेंचुरी प्लाई और एस्ट्रा माइक्रो, क्या सजेशन रहेगा? बाइंग प्राइस में मेंशन बता कर देती हूँ रवि। सेंचुरी प्लाई में 684 की बाइंग है, एस्ट्रा माइक्रो में 348 की। देखिए सबसे पहले तो दीपाली जी, मैं सेंचुरी प्लाई अगर देखता हूं तो इसमें 566 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है। नील कुमार जी, स्टॉक से मोहब्बत मत करिए, प्रॉफिट की तरफ देखिए। प्रॉफिट में अभी बहुत ज्यादा डाउन है, और अगर ये यहाँ पे 550 का लेवल तोड़ता है तो आपको 430 और 420 के लेवल दिखा सकता है। मुझे लगता है कि आपको सेंचुरी प्लाई से तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। इससे पहले मैंने 2 सजेशन दिए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक। अगर आप उसकी तरफ फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। दूसरा स्टॉक आपने बताया एस्टर माइक्रो, इसमें देखिए 345 रुपए के पास आसपास आपने खरीदा है, 315 रुपए का भाव चल रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा आप जरूर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखिए और 300 का एक स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अप साइड में वापस से 370 375 के लेवल आपको आने वाले 1 महीने में देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो लेवल मिलते तो मुनाफा वसूल करना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले तो ये करिए कि आप सेंचुरी प्लाई की अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए। ओके, रोहित अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। रोहित नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए रोहित, क्या सवाल है? मैडम मेरे पास 30 TCS पड़े हैं 3692 पे। ओके, और ये ट्रेडिंग की पोजीशन है या इन्वेस्टमेंट? नहीं, इन्वेस्टमेंट की। ओके, टीसीएस लॉन्ग टर्म विजन 3692 की बाइंग, 300 रुपए का नुकसान, क्या करें?
देखिए मुझे लगता है अभी दिवाली जी डेली पे देखते हैं तो 2900 से वापस रिट्रेसमेंट चालू हुई है। अपसाइड में एक बार 3600 3650 के लेवल दिखा सकता है, तो मौका है खरीदारी दोबारा अगर एवरेज करना चाहे तो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये 3350 और 3380 जो अभी करंट लेवल चल रहे हैं इन लेवल्स पर एक बार को तो टीसीएस पर सलाह रवि यही दे रहे थे कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे जरूर आया है लेकिन आप इसमें बने रहिए और अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, तो यही सजेशन रवि की ओर से। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।